देखो बेटे, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसका कंसेप्ट हमने देखा था कि अगर रे डेंसर साइड से इंसिडेंट हुई हो और डेंसर साइड से रे इंसिडेंट हुई हो और क्या हुआ हो बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो फिर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होता है। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस दो तीन चीजें मैंने बताई थी। एक तो मिराज फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिकल फाइबर बनती है ना, और इसके अलावा कुछ और लैब्स में या अम्यूजमेंट लैब्स में भी क्या है, अ, इस पे बेस्ड चीजें रखी हुई होती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस, देखो देखो हमसे कहा जाए कि इस तरह का एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, और ये है ABC, बाहर एयर है और एक लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है और AB इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। ये जो एंगल है ये मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। ठीक है, तो हमें पता करना है, फाइंड द डेविएशन द रे suffers due to the surface AC। AC सरफेस की वजह से इस रे में कितना डेविएशन हो जाएगा ये हमें पता करना। अच्छा देखो बच्चों, AB इंटरफेस पे क्या होगा, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB is 0 डिग्री, right? Angle of incidence at AB is 0 डिग्री। तो इसका मतलब जो AB इंटरफेस है वहां से तो ये रे सीधी निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो AB इंटरफेस से तो क्या होगा बेटे, ये रे जो है ये सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, मतलब कुछ इस तरह का। अब ध्यान दो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है,
तो इधर जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और AC पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो कितना एंगल मिलेगा भाई, तो मेरे को एंगल मिलेगा 60 डिग्री, राइट। अच्छा ध्यान दो, AB को क्रॉस करने के बाद ये रे डेंसर मीडियम में चल रही है, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है, तो हमेशा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खतरा बना हुआ रहता है। इनफैक्ट अगर अपन को पता ना हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा भी या नहीं होगा भी, तो मान लो कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वी डोंट नो, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऐसा मान लो लग रहा है हमको। तो आप मान लो कि आर एंगल पे बाहर निकल रही है और स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा स्नेल्स लॉ में, √2 जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, ये ऐसा आ जाएगा। यानी कि √2 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन आर। तो इससे क्या होगा बेटे, हम देख सकते हैं कि √3/2 इक्वल टू साइन आर ऐसा आएगा। और यानी कि साइन आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन विल नॉट अकर फ्रॉम AC। ठीक है, या देखो अपन डायरेक्टली पहले से ही सतर्क होते हुए चेक कर सकते थे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो क्रिटिकल एंगल हम पता कर लें, साइन इनवर्स ऑफ NR डिवाइडेड बाई ND। तो क्या होगा बेटे, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन इनवर्स 1/√2, जो कि बराबर होता है 45 डिग्री के। और यहाँ पे AC इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ से भी अपन बोल सकते थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। AC से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रे यहाँ से 60 डिग्री ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो। ये जो रे मैंने बनाई है ये वाली रे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दिस रे विल नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये एंगल 60 डिग्री है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल भी कितना आएगा बेटे, 60 डिग्री ही आएगा। और इधर एंगल कितना बनेगा, ये एंगल अपने आप 30 डिग्री बन जाएगा, ये एंगल भी इधर 30 डिग्री बन जाएगा। यहाँ एंगल में बनाऊंगा तो 30 और 30 60, ये 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, वैसे तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम ये बता सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम AC कितना होगा। डेविएशन फ्रॉम AC अगर पता लगाना है तो इसमें रिफ्लेक्शन मिरर से जो डेविएशन होता है वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 180 माइनस 2i, मतलब कितना, 180 माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री का डेविएशन होगा, राइट। और वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो डेविएशन होगा। वो एंगल 60 डिग्री कैसे आया, भाई देखो ये 90 है और ये वाला एंगल तो 60 हमको दिया ही हुआ है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। आया समझ में भाई, ये एंगल 60 डिग्री कैसा है।
देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये रे अपन ने बनाई, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। अब इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है तो एसी पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज नॉर्मल टू एसी, तो ये नॉर्मल एसी के साथ पूरा एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल 60 तो आएगा भाई। अच्छा, इसके बाद रे का क्या होगा वो भी अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। मान लो इसी में हमसे पूछा जाए ऑल्सो फाइंड टोटल डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म, टोटल डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म, तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो हमने यहाँ तक तो डायग्राम बना ही लिया था, ये एंगल है 60 डिग्री, दिस इज ए बी सी, और क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो रे नॉर्मल के साथ यहाँ भी 60 डिग्री ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। अब यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो इधर एंगल 30 डिग्री बनेगा। अच्छा, वो 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एबीसी ट्रायंगल में इस एंगल को 30 डिग्री बोल सकता हूँ। अगर ये एंगल 30 है, 30 प्लस 30 होता है 60, तो 120 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा, राइट। अब मेरे को बीसी पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो बीसी पे नॉर्मल कैसी बनेगी भाई, ये जो लाइन है दिस विल बी नॉर्मल टू बीसी, ठीक है। अब देखो, तो ये जो एंगल बच गया, क्या इस एंगल को मैं 30 डिग्री बोल सकता हूँ, 120 माइनस 90, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब क्या है देखो, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री था, 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो बीसी पे तो क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही होगा। क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस on BC is 30 degree. So total internal reflection will take place from, sorry, so refraction will take place from, BC से क्या होगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, तो स्नेल्स लॉ लगा दें, स्नेल्स लॉ एट BC लगा दें अपन, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, मान लेते हैं आर एंगल पे बाहर निकल रही है, तो √2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, तो साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 1/√2, या आर को कितना लिखेंगे 45, राइट।
तो मतलब ये रे कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर रिफ्रैक्ट। ठीक है भाई। अभी कितना डेविएशन हुआ ये देखो जरा। देखो अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधी निकल जाती, 30 डिग्री एंगल बनता ये वाला, लेकिन पूरा बन रहा है 45 डिग्री। तो ये जो हुआ है, इतना डेविएशन हो गया। कितने डिग्री एंगल का? 15 डिग्री एंगल का डेविएशन हो गया है। तो देखो पहले डेविएशन हुआ किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। पहले डेविएशन हुआ किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाद में डेविएशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डेविएशन फ्रॉम एसी ये तो हुआ 60 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड डेविएशन फ्रॉम बीसी ये हुआ 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म कितना लिखेंगे? टोटल डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना? 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेट डेविएशन इतना आ जाएगा। चैट बॉक्स में देखते हैं कुछ डाउट तो पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने काफी कुछ पूछा। सर ये दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग कैसे है? भाई वो तो ज्योमेट्री से डिसाइड होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डिसाइड होगा वो तो ज्योमेट्री से डिसाइड होगा ना। अपने को कंस्ट्रक्शन करके देखना पड़ेगा कि जो लाइट रे जो गिर रही है वो कितना उस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है ना। एसी एसी पर देखा था हमने, तो वो कैसे देखा था? एसी पे नॉर्मल थी, ये जो N1 लाइन है दिस इज नॉर्मल टू एसी, है ना। लाइट रे ऐसी है। देखो ये जो रे है ना, इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे फॉर एसी। और ये वाली जो रे है ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे फॉर बीसी। ठीक है बेटे। तो इंसिडेंट रे बदल गई तो एंगल भी तो बदलेगा ना। इंसिडेंट रे बदल गई तो एंगल भी बदलेगा। अच्छा जो रे इंसिडेंट रे है बीसी के लिए, उसी रे को आप रिफ्रैक्टेड रे फॉर एसी बोल सकते हो। इंसिडेंट रे फॉर बीसी इज सेम एज रिफ्लेक्टेड रे फॉर एसी, राइट, है ना। तो इंसिडेंट रे है या रिफ्रैक्टेड रे, ये चीजें रिलेटिव है। किस सरफेस के लिए बात कर रहे हो आप, उसके हिसाब से इनकी डेफिनेशन ये चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्टेड, सॉरी, यस रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे फॉर एसी। ठीक है बेटे, अगले पेज पे चले अपन।
होगी। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसा हमने कहा था भाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल वायर होता है, एक इनर सिलेंडर होता है, एक आउटर सिलेंडर होता है, ठीक है। इनर सिलेंडर को बोलते हैं कोर, और आउटर कवर पार्ट को बोलते हैं क्या, क्लैडिंग। तो इट लुक्स समथिंग लाइक, जैसे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, core। और ये आउटर पार्ट जो, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n, ठीक है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर अपन लेंथ के अलोंग कट करके देखें, अलोंग द लेंथ इसको कट कर दें, ठीक है, एक प्लेन लें, टेक a नाइफ एंड कट इट अलोंग इट्स लेंथ, तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन मिलेगा। क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा वो कैसा होगा, दैट विल बी अ rectangular cross section. It will be something like this. बीच वाला जो पार्ट है दैट विल बी कोर, और साइड वाला जो पार्ट है दैट विल बी क्लैडिंग। कोर एंड क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब देखो क्या होता है, सराउंडिंग्स जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ns। अब देखो हम क्या चाहते हैं, देखो बेटे, कि एक लाइट रे को हम सराउंडिंग्स से में जो ट्रैवल कर रही है, वहां से ट्रैवल करते हुए इंसिडेंट करें किस पर, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल पर। और ऑप्टिकल फाइबर पर केबल पर जब वो इंसिडेंट होगी कोर वाली साइड से, क्या होगा, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड। रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये एंगल मान लेते हैं हुआ आर, ये एंगल है आई। अब जो रे
यहां से रिफ्रैक्ट हुई थी इस पहली वाली बाउंड्री से, वो रे इंसिडेंट हुई है किस पर, कोर और क्लैडिंग वाले इंटरफेस पर। ठीक है, तो कोर और क्लैडिंग वाले इंटरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो यही रे जो कोर और क्लैडिंग के नॉर्मल के साथ एंगल बना रही हो, वो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंड बिकॉज दिस एंगल हियर इज 90 डिग्री, तो ये जो एंगल मिलेगा ये कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस आर। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। वी वांट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस फ्रॉम क्लैडिंग एंड कोर इंटरफेस। तो ये 90 माइनस आर है, तो ये भी 90 माइनस आर होगा, यहाँ पर फिर से 90 माइनस आर हो जाएगा। देखो अब हमें सिर्फ एक जगह इंश्योर करना है कि टी आई आर हो रहा है। उसकी इंश्योर करने की क्या कंडीशन होगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां से हम टी आई आर चाहते हैं, कहां से टी आई आर चाहते हैं, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस से टी आई आर चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस must be greater than corresponding critical angle. Must be greater than corresponding critical angle. और साथ ही साथ क्या होना चाहिए देखो, अच्छा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, यानी कि N1 N2 से बड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लैडिंग से बड़ा होना चाहिए, तभी टीआईआर की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाती। तो हमें क्या कंडीशन लगानी है, 90 माइनस आर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर कोर क्लैडिंग इंटरफेस, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहीं से मैं टीआईआर चाहता हूं। दोनों तरफ साइन ले लें हम, तो साइन 90 माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी। इसका मतलब क्या है, cos r must be greater than sin c। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो साइन सी कितना होगा, साइन सी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ पे रेयरर मीडियम कौन सा है, क्लैडिंग वाला, डेंसर मीडियम कौन सा है, कोर वाला। तो cos r should be greater than n2 by n1, राइट, cos r should be greater than n2 by n1, ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा cos r की वैल्यू हम क्या करते हैं, आई के टर्म्स में पता लगा लेते हैं, है ना। अल्टीमेटली देखो वी कैन ओनली कंट्रोल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, बाहर का तो यही वाला फैक्टर है। वी कैन ऑल्सो डिजाइन द ऑप्टिकल फाइबर केबल, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट वी कैन ऑल्सो कंट्रोल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम ये इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई, so that TIR takes place from core cladding interface.
अब देखो स्नेल्स लॉ लगा करके कौन से वाली, जो पहली वाली सरफेस थी ये बाहर वाली, उस पर स्नेल्स लॉ लगा करके हम आई और आर में रिलेशन पता लगा सकते हैं। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स इनटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दैट इज n1 इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? ns साइन आई डिवाइडेड बाई n1, ns साइन आई डिवाइडेड बाई n1, ये साइन आर की इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब साइन आर आ गया तो इससे कॉस आर पता लगा सकते हैं। कॉस आर होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। ये किससे बड़ा होना चाहिए? n2 बाई n1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन n2 बाई n1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 1 माइनस ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई अपॉन n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। या हम इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ns स्क्वायर साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर से n1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? साइन आई शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ns स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अगर ऐसे एंगल पे हम इंसिडेंस कर रहे हैं so that this condition is satisfied, तो क्या होगा बच्चों? तो उस केस में ये रे हमेशा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए आराम से चलती चली जाएगी, अंदर ही अंदर ये ट्रैवल करती रहेगी। हर बार वही एंगल ऑफ बनेगा यहाँ पर इंसिडेंस का। तो ये इस प्रकार से ट्रैवल करती हुई आगे निकल जाएगी विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, कितना भी लंबा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दें, ये हमारे पास ऐसा आ जाए। इस कंडीशन को याद नहीं रखना है हमें, ठीक है, याद नहीं रखना है, लेकिन हमने इसका एनालिसिस कैसे किया ये जरूर हमें याद रखना है। एक बार फिर से आप देख सकते हो भाई हमने क्या किया। देखो, हम चाहते थे कोर क्लैडिंग वाला इंटरफेस, मतलब कि ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस से हम चाहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस आर है। तो कंडीशन क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो 90 माइनस आर को मैंने ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बना दिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी आ गया। तो एलएचएस में कॉस आर बन गया ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी की वैल्यू को क्या रख दिया मैंने? साइन सी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और देखो टीआईआर तभी होगा जब डेंसर से रेयरर जा रही है, मतलब कोर डेंसर है और क्लैडिंग रेयरर है। तो साइन सी हो गया n2 डिवाइडेड बाई n1। कॉस आर शुड बी ग्रेटर देन n2 बाई n1, ये ऐसा आ जाएगा। एक बार इतना आ गया। अब कॉस आर की वैल्यू कैसे पता लगाएं? हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। कौन से इंटरफेस पर? ये जो इंटरफेस यहाँ पे बन रहा है, इस इंटरफेस पर हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया।
तो क्या बना, सराउंडिंग्स में था, वहां पे एंगल बन रहा था आई, तो NS इंटू साइन आई। एंटर किया कोर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, तो N1 इंटू साइन आर। यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई NS साइन आई बाई N1, ये साइन आर आ गया। फिर साइन आर से कॉस आर निकाल लिया मैंने। कैसे, अंडर रूट वन माइनस साइन कॉस थीटा इज अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हमने, cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना बच्चे। उससे साइन आर से कॉस आर की वैल्यू आ गई, और कॉस आर बड़ा होना चाहिए किससे, N2 बाई N1 से, तो इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और उसके बाद स्क्वायर कर दिया तो ये वाली स्टेप आ गई। फिर हमने क्या किया, ये N2 स्क्वायर पे N1 स्क्वायर को LHS में ले गए, और साइन स्क्वायर आई वाली टर्म को RHS में ले गए, एलसीएम वगैरह ले लिया। ये आंसर, ठीक है। तो ये होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आया भी था, जेई में आया था एक बार, कॉम्प्रिहेंशन बना करके इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। और एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आई थिंक 16, आई थिंक 2016 में इस तरह का कॉम्प्रिहेंशन बना करके क्वेश्चन पूछ लिया था। उन्होंने बता दिया था भाई ऐसा ऐसा होता है। तो और N1 N2 NS की वैल्यू दे दी गई, और फिर पूछा के बताओ क्या होगा साइन आई वगैरह की वैल्यू, इस तरह क्वेश्चन आया था। हमने सेकंड टाइम चेक क्यों नहीं किया, सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड टाइम, यहाँ पे इधर की बात कर रहे हो क्या। हाँ देखो क्या होगा बेटे, यहाँ पे 90 माइनस आर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस आर बनेगा, और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी 90 माइनस आर बनेगा। तो सेम एंगल बन गया ना, सेम एंगल बन रहा है, और यहाँ और मीडियम भी सेम ही है, वहां भी N1 से N2 में जाना था, यहाँ भी N1 से N2 में जाना है। तो क्या होगा, अगर वहां कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहाँ भी सेटिस्फाई। ओके बच्चों। अच्छा, हमने अभी तक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस और रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस की बात करी है क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस एंड रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। ओके, so let us talk about that, circle of, देखो क्या होता है बेटे, मान लो किसी वाटर बॉडी में, किसी लेक में या किसी पॉन्ड में हम क्या करें, कुछ डेप्थ पर जा करके एक लाइट के सोर्स को रख देते हैं। यहाँ पर मान लो क्या है, कोई सोर्स ऑफ लाइट हमने रख दिया। अब ये सोर्स ऑफ लाइट देखो क्या है, सब डायरेक्शन में लाइट रेज भेजेगा, ठीक है। वैसे तो ये सब डायरेक्शन में ही भेजेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस सरफेस की तरफ जाने वाली सारी रेज ही एयर में बाहर आ जाएंगी क्या। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N ऑफ वाटर, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1,
तो because see the rays will be traveling in water and when they get incident on water air interface, वो रिफ्रैक्ट होकर ही पानी की सरफेस से बाहर आएंगी। तो होगा क्या, देखो जो रे ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई होगी, है ना, इससे ऐसे सीधी चली होगी, उसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो वो रे तो डेफिनेटली बाहर चली ही जाएगी, राइट। और जैसे जैसे हम ज्यादा दूर वाली रे कंसीडर करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता लगाएं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो जैसा कि अपन समझ सकते हैं कि अगर मैं इधर वाली रे लेता तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो और छोटा बनता, राइट। अब देखो क्या होगा, डेंसर मीडियम में रे चलती जा रही है, तो जैसे जैसे दूर वाली रे कंसिडर करेंगे, अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो वाटर एयर इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, वाटर एयर इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो उस रे का क्या होगा, वो रे बाहर तो निकलेगी लेकिन बिल्कुल सरफेस के पैरेलल ट्रैवल करती हुई रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और पी पॉइंट के बियॉन्ड कोई भी रे इंसिडेंट होती है, तो उस रे का क्या होगा बेटे, वो रे तो वापस पानी में ही लौट आएगी ना, वो रे एयर में नहीं जा पाएगी। आएगा समझ में, इस वाली रे का क्या होगा, दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड इंटरनली फ्रॉम वाटर एयर इंटरफेस, ये एयर में वापस जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं और इस पॉइंट को पी कहूं, तो मैक्सिमम ए से लेकर के पी तक वाले रीजन में जो रे इंसिडेंट हो रही हैं, वही रेज सिर्फ पानी की सरफेस से बाहर आ पाएंगी, उसके बाद वाली रेज जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगी, ये बाहर आ जाएंगी अलग अलग एंगल पे बाहर आ जाएंगी, राइट। पी वाली बिल्कुल ग्रेजिंगली इंसिडेंस हो जाएगी, उसके बियॉन्ड जो रे इंसिडेंट हुई है वो बाहर नहीं आ पाएगी। देखो बेसिकली एक बार फिर से सुन लो क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये हर डायरेक्शन में लाइट रे एमिट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जितनी ज्यादा दूर इंसिडेंट लाइट रे हम कंसिडर करेंगे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। मान लो पी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो वो रे तो क्या होगा, ग्रेजिंगली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ट्रेवल करते हुए रिफ्लेक्ट है। पी पॉइंट के बियॉन्ड जो रे इंसिडेंट होगी यहाँ पर, वो रे बाहर जा ही नहीं पाएगी, वो पूरी की पूरी अंदर ही वापस आ जाएगी। अब अच्छा, इमेजिन नाउ, इमेजिन दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल बॉडी, ये तो पूरी लेक है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हम एपी को सेंटर लेकर के इसके चारों तरफ हम पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। और उन सबको हम एस से ज्वाइन करें तो एक कोन जैसा बन जाएगा। इफ यू इमेजिन दिस इन अ थ्री डायमेंशनल सिनेरियो, दैट देयर इज अ सोर्स which is inside water, पॉइंट सोर्स है और उस पॉइंट सोर्स से रेज निकल करके सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बनाने वाली जो रेज बनेंगी,
वो पूरे के पूरे कोन फॉर्म कर रही है, दे विल बी फॉर्मिंग अ कोन, एंड ऑन द सरफेस दे विल डिस्क्राइब अ सर्कल। वो कोन जो है वो सरफेस पे जाकर के एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा। और होगा क्या कि जैसे मान लो ये कोई वो वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी की सरफेस है, और इसके नीचे यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। तो क्या होगा, इससे अलग अलग एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होंगी, और इंसिडेंट होकर के इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, ठीक है। और क्या होगा बेटे, सिर्फ इस सर्कल ही सर्कल से रेज बाहर आती हुई लगेंगी। फ्रॉम ओनली फ्रॉम विद इन दिस सर्कल रेज विल अपीयर टू कम आउट, राइट, ऐसा। इस तरह से ही सिर्फ रेज बाहर आती हुई लगेगी। इस सर्कल के बाहर वाले किसी भी हिस्से से रेज बाहर आती हुई लगेगी, या इन अदर वर्ड्स में यूं कहूं कि अगर मैं इस पूरे सर्कल को किसी ओपेक मटेरियल से कवर कर दूं, किसी भी ओपेक मटेरियल से अगर मैं इसको कवर कर दूं, तो क्या होगा, कोई भी लाइट रे फिर बाहर आ ही नहीं पाएगी। इस सोर्स से निकलने वाली कोई भी लाइट रे बाहर आ ही नहीं पाएगी, ऐसा। इस सोर्स से निकलने वाली कोई भी लाइट रे बाहर आ ही नहीं पाएगी। ये जो सर्कल हमने बनाया है, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, और इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस पता कर सकते हैं अपन। देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, कैसे पता करेंगे भाई रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस को, बड़ा आसान है कि ये सोर्स है, हमें वो रे कंसिडर करनी है जो कि नॉर्मल के साथ क्रिटिकल एंगल बना रही हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो वो कितना हो जाए, क्रिटिकल एंगल। मान लेते हैं वो पॉइंट अगर P है, और सीधे नॉर्मली इंसिडेंट रे सरफेस को A पॉइंट पे कट करती है, तो AP क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ये एंगल C है, तो यहाँ भी एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर बनेगा। मान लो सोर्स की डेप्थ D है बिलो द वाटर सरफेस, तो उस केस में लुक एट दिस ट्राइंगल SAP। हमें ये AP तो पता करना है, यही तो है रेडियस। तो हम tan C को कंसिडर करें, tan C बराबर होगा AP डिवाइडेड बाय AS। AP को R लिख सकते हो, AS B के बराबर है। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, D tan C। ये R इतना हो जाएगा, R इज इक्वल टू D tan C, दैट इज R इज इक्वल टू D tan C। को अपन कैसे लिखें, ध्यान दो, रे जा रही है वाटर से एयर, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा 1/NW, राइट। अब ध्यान दो कि हम एक ऐसा इमेजिनरी ट्राइंगल बना लें जिसका एक एंगल क्रिटिकल एंगल बन रहा हो, परपेंडिकुलर साइड 1 ले लें, हाइपोटेनियस NW हो जाएगी, तो बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ NW स्क्वायर -1। तो tan C कितना हो जाएगा, tan C हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ NW का स्क्वायर -1। तो R इज इक्वल टू D tan C की वैल्यू लिख देता हूँ 1 अंडर रूट ऑफ NW का स्क्वायर -1। ये रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस हो जाएगी।
ये बात समझ में आती है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिकल एंगल वाली ही जो रे है वही आखिरी रे होगी जो कि बाहर आ रही है ना। विद इन दिस रीजन एपी रेज विल बी कमिंग आउट। पिछला पेज देखना है क्या किसी को? ये वाला रेड वाला डायग्राम कोई समझना चाह रहा था भाई? देखो, अपन ने ये कहा ना कि ये सोर्स जो है, तो ये सिर्फ एक ही तरफ थोड़ी क्रिटिकल एंगल बनेगा। ये राइट में बनाया है तो लेफ्ट में भी बनेगा, पीछे भी बनेगा, आगे भी बनेगा, तो पूरा कोन बन जाएगा ना ये। और सरफेस के हर पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये कोन सरफेस पे जाकर के एक सर्कल बनाएगा। वो सर्कल हमने ये रेड में बनाया। तो रेस जो होंगी वो क्या होगी, इस सर्कल के अंदर ही अंदर से बाहर निकल रही है। सर्कल के बाहर से कोई भी रे बाहर नहीं आ रही। मतलब अगर इस सर्कल को आप कवर कर दो, ब्लैक ब्लैक पेपर लगा दो, यहाँ पे ब्लैक ऑब्जेक्ट लगा दो, ब्लैक शीट से ढक दो, इतने पार्ट ऑफ लेक को, सरफेस को आप क्या करो, एक ब्लैक रेक्जीन से ढक दो इसको, तो क्या होगा, कोई भी लाइट रे उस लेक से बाहर नहीं निकल पाए। ये बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। The circle which is formed on the surface of water will be visible as a light spot from outside. बेटे देखो क्या होगा कि ऑल द रेज जो कि उस सर्कल से बाहर निकल रही हैं, दैट आर एमिनेटिंग आउट ऑफ दैट सर्कल, वो किसी एक आदमी की आंख में नहीं जा सकती ना एक साथ, है ना। तो क्या होगा, यस, अगर अपन उसको जाकर के बीच से देखेंगे तो हमें सोर्स दिखाई देगा, ये बात सही है। बट वो सोर्स हमें अपनी उसके एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा, कहीं और दिखाई देगा। थोड़ा रेस्ड रेस्ड होगा, बिल्कुल रेस्ड, रेज होकर के ही वो दिखाई देगा। ओके, तो अब हम
आगे चलते हैं। एन डब्ल्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है बेटे, है ना। तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड, वाटर अगर है तब तो 4/3 लेना है ना। अगर क्वेश्चन में कोई सम अदर लिक्विड दे दिया गया तो उसके हिसाब से। तो देखो बेटे, ये बात हुई किसकी, हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। और अबाउट ऑप्टिकल फाइबर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, ये किस तरह से पता करता है ना। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस अभी और भी आएंगे हमारे पास। कब आएंगे? जब हम बात करेंगे किसकी, प्रिज्म की। सो लेट अस स्टार्ट प्रिज्म। एंड प्रिज्म में इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे। हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है बेटे कि उसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर दिखाई देता है। पी क्यू आर एस टी, this is called as a triangular prism. There are three rectangular faces, namely QRTU, PSTU, and PQRS. And there are two triangular faces, right? Which one? PQU and RS. Now, for someone who is looking from this side, इधर से अगर देखता, राइट, ऐसे सामने से, है ना? कैसे देख रहा है, ऐसे सामने, यहां से अगर कोई देखता तो उसको तो सिर्फ एक ट्रायंगल ही दिखाई देगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसका फ्रंट व्यू ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन बनाते हैं। वी ड्रॉ इट लाइक, और हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म।
अब इसमें ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अपेक्स एंगल। ए को कई सारे नामों से लिखा जाता है, अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म। या कई बार इसको कई बुक्स में, कई क्वेश्चंस में, कई एग्जाम्स में रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देते हैं, या सिंपली इसको प्रिज्म एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल भी हो सकता है ये ट्राइंगल, और कोई दूसरा आइसोसेलेस स्केलिन, किसी भी तरह का ये ट्राइंगल हो सकता है। अंदर कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है ना, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान सकते हैं। अब देखो, हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि अलग अलग एंगल पर जब मैं रेज को बाहर से, एयर से इंसिडेंट करूंगा, तो वो किस तरह से प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगी, किस एंगल पे बाहर निकलेगी, टोटल डेविएशन प्रिज्म कितना करेगा, क्या कभी ऐसा तो नहीं है कि वो रे प्रिज्म के अंदर जाकर के टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। ये सारी संभावनाएं अपन इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं, है ना। तो देखो, जो सबसे नॉर्मल केस जो हो सकता है, उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ वेरी सिंपल प्रिज्म लाइक दिस। ये क्या है? उस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, किसी प्रिज्म का एक क्रॉस सेक्शन है, पी क्यू आर, ये अपन मान लेते हैं। और इस पर एक हम रे इंसिडेंट करते हैं, a ray is incident on this prism like, ठीक है। ये रे किस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई है? इट इज इंसिडेंट ऑन पी क्यू। अब क्या करें, पी क्यू पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें। लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन टू, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको मैं आई सिंबल से डिनोट कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस रे का रिफ्रैक्शन होगा, ये थोड़ी बेंड हो गई, ऐसी हो गई मान लो, ठीक है। और इस सरफेस पे जितने एंगल पर वो बेंड हुई, उसको हम डिनोट कर देते हैं बाई आर वन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस। फिर उसके बाद अगली सरफेस पे इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होकर के मान लेते हैं कि अब कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है वो पता लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगा लेते हैं, उसको हम मान लेंगे
कुछ एंगल कितना आर, ये नॉर्मल लाइन, दिस लाइन इज अ नॉर्मल लाइन, किस पर, जो पी आर इंटरफेस है उस पर ये नॉर्मल लाइन होगी। और यहाँ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं मार्क कर देता हूँ कितना, आर टू, ये एंगल। और फिर यहाँ से क्या होगा, रे दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। हालांकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, लेकिन अभी हम उस पॉसिबिलिटी को नहीं शो कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि बाहर निकल रही है, ऐसी कंडीशन है कि बाहर है एंगल। ये जो रे बाहर निकल करके नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी, इसको बोलते हैं ई। ठीक है, ये जो रे है, दिस रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। प्रिज्म से इमर्ज होने वाली रे, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। प्रिज्म के लिए इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये वाला एंगल बता सकता है क्या, ये एंगल कितना बन रहा होगा? एक मिनट, उसके पहले हम ये एंगल मार्क करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए, राइट। मैं किस एंगल की बात कर रहा था? आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। कोई ये एंगल बता सकता है क्या मेरे को, ये कितना बन रहा होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल दैट आई हैव मार्क्ड इन ग्रीन कलर? ये क्यू आर के पैरेलल होगी क्या? नहीं बेटे, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि क्यू आर के पैरेलल हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ एंगल कितना होगा बच्चों? -90 आर। बिल्कुल सही, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। किसी ने I-R बताया। देखो बेटे, ये जो पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 90 डिग्री। नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल है ना, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 - R1। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस वन, ये कितना हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी दिस एंगल? इट विल बी 90 - R2। गुड, 90 - R2 ना। इस पॉइंट को मैं M मार्क कर देता हूँ, इसको N लिख देता हूँ। तो नाउ लुक एट ट्राइंगल PMN। इस ट्राइंगल में आप लोग देखिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 - R1 प्लस 90 - R2 प्लस A, ये होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। अब 90 + 90 तो 180 हो जाएगा, 180 LHS में भी है, 180 RHS में भी है, तो वो दोनों जगह से कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? A इज इक्वल टू R1 प्लस R, या मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू। ये जो दो इंटरनल एंगल बन रहे हैं इनसाइड द प्रिज्म, इनका सम किसके बराबर होगा? अपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म के बराबर होगा। ये रिलेशन हमें ध्यान भी रखना है। हालांकि सिंपल ज्योमेट्री से डिराइव भी हो जाता है, बट कई क्वेश्चंस में यूज होता है, तो याद रखोगे तो फायदा। अच्छा, देखो, इस प्रिज्म ने रे को डेविएट तो किया है, ठीक है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म कितना हुआ। अब देखो, दो अलग अलग जगह पर डेविएशन हुआ। एक हुआ PQ पर, एक हुआ PR पर, है ना।
PQ पे कितना डेविएशन हुआ देखो, अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे इंसिडेंट रे है ये ऐसे सीधी की सीधी चली जाती है ना। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होती, ये आई एंगल बना रही, नॉर्मल के साथ अभी भी कितना एंगल बना रही होती, आई, लेकिन अब एंगल बना रही है R1। तो पी क्यू पे कितना डेविएशन हुआ, क्या उसको I माइनस R1 लिख सकता हूँ क्या? देखो टोटल डेविएशन निकालने की जो मेरी अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, डेविएशन एट पी क्यू प्लस डेविएशन एट पी आर, डेविएशन एट पी क्यू प्लस डेविएशन एट पी आर, ये हमारे पास ऐसा। नाउ व्हाट इज डेविएशन एट पी क्यू, क्या डेविएशन एट पी क्यू को मैं आई माइनस R1 लिख सकता हूँ? उसी तरह से डेविएशन एट पी आर की अगर बात की जाए, देखो ये रे ऐसे जाने वाली थी, ये एंगल R2 है, तो यहाँ वाला एंगल भी R2 मिलता, तो ये एंगल कितना हो गया, E माइनस R2। तो हम लिखेंगे डेविएशन एट पी आर कितना हुआ है, E माइनस R2 के, तो ये कितना हो जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R, और R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस A। दिस इज टोटल डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म। दिस इज टोटल डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म। ये ऐसा, ये भी एक फॉर्मूला है, हमें याद रखना। टोटल डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म इज गिवन बाय I plus E minus A, where I is angle of incidence on prism, I is angle of incidence on prism, E is angle of emergence from prism, A is apex angle। अब देखो क्या किया जाता है, लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम अलग अलग एंगल पर रेस को प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं, अलग अलग एंगल्स पर रेस को प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं, और कितने एंगल पर रे बाहर निकल रही है ये देखते हैं, ठीक है? कितने एंगल पर रे बाहर निकल रही है ये देख लेते हैं, और डेविएशन को भी मेजर कर लिया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते जाते हैं, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कितना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है वो देखते जाते हैं, और डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है। A graph is plotted between deviation due to prism versus angle of incidence।
डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ। तो ग्राफ कैसा आता है? तो कुछ इस तरह, ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस कम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला जाता है, एक मिनिमम वैल्यू उसकी हो जाती है और उसके बाद वापस बढ़ता चला जाता है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैक्सिमम कितना रख सकते हो? आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते 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 मैक्सिमम 90 डिग्री तो रख सकते हो, और कितना रख सकते हो, है ना। एक सरफेस पर रे इंसिडेंट हो रही है, आप नॉर्मल से एंगल बढ़ाते जाओ तो मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं। और रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, बाहर से अंदर जा रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो यहाँ पर आ रहा है, ये जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं क्या? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना एंगल मिनिमम। अब देखो इस ग्राफ के बारे में एक बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? देखो कि मैं कोई भी जनरल डेविएशन लूं, है ना, विच इज नॉट मिनिमम, any deviation except for minimum deviation that can be achieved by two angles of incidences। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस से हम सेम डेविएशन अचीव कर सकते हैं। कौन सा? एक तो ये वाला, एक, राइट। मान लो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा थीटा 1, तो एक तो थीटा 1 एंगल पे आ रहा है और एक यहाँ पर किसी थीटा 2 कोई और एंगल पे आएगा, है ना। अब ध्यान दो, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ऑब्वियस है। इज इट ड्यू टू रिट्रेसिंग ऑफ रेस? मिनिमम डेविएशन कितना होता है? मिनिमम डेविएशन कितना होता है ये हम सीखेंगे, है ना, विल कम टू इट। पहले हम इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि every deviation except for minimum deviation can be obtained for two different angles of incidences, right। और वो बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि देखो ध्यान दो, जैसे ये मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया, इस प्रिज्म पर मैंने क्या किया, किसी एंगल आई पर लाइट रे को इंसिडेंट किया, ये रे रिफ्रैक्ट होती है R1 एंगल पर, और फिर दूसरे इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है किसी R2 एंगल पर, और फिर यहाँ से इमर्ज हो जाती है किसी ई एंगल पर, राइट। मान लो आई को मैंने थीटा 1 रखा और एंगल ऑफ इमर्जेंस मेरे को मिल गया थीटा 2, राइट। अब अगर हम रे को अपोजिट डायरेक्शन से इंसिडेंट कर दें, मतलब क्या है, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा 2 रख दूं, जो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस रखा है ना, उतने एंगल पे अब लाइट को इंसिडेंट कर दो, तो क्या होगा, ये यहाँ पे R2 एंगल बनेगा, और ये एंगल R2 बना है तो इधर एंगल R1 बन जाए, और इधर R1 बना है तो बाहर वापस से थीटा 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक तरीके से रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं कि मैंने इमर्जेंट रे को क्या बना दिया, इंसिडेंट रे बना दिया, तो जो पहले इंसिडेंट रे थी अब वो इमर्जेंट रे बन जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले कितना बन रहा था, I प्लस ई माइनस ए, अब भी कितना हो जाएगा, I प्लस ई माइनस ए। ये दोनों डेविएशन सेम ही आएंगे बच्चों, है ना। अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1 के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा 2 मिल रहा है, तो उस थीटा 2 एंगल पर लाइट को जब आप इंसिडेंट करोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा 1 मिल जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, जो थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन आ रहा है, वही डेविएशन थीटा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी आ जाएगा। डेविएशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1 will be same as deviation for angle of incidence theta 2। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है भाई सबको? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप सेक्शन सी कंप्लीट कर सकते हो बेटा, इसका सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस अब अपन कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 ए बी सी ये तीनों अपने कंप्लीट हो जाएं। अगली क्लास में हम सेक्शन सी तक डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।